मेरा नाम स्वाति है और मेरी उम्र 23 साल है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक मैं यूं तुमसे चोरी छुपे मिलती रहूंगी? मैंने ये अपने सामने बैठे एक शख्स से कहा जिससे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो मोहित था, जो बहुत हसीन था, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। कम तो मैं भी नहीं थी, तभी तो वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने कहा, और मैं तुमसे क्या कहूँ, घर के बड़े लोग मान नहीं रहे, वरना अब तक तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपने घर ले जाता। उसने कुछ परेशान और कुछ हकलाते हुए लहजे में कहा। तो फिर मैं अफसोस के साथ उसे देखने लगी। उस समय हम एक कैफे में बैठे हुए थे और चाय पी चुके थे, लेकिन सर पर जो परेशानी थी उससे हमारी मुलाकात की खुशी दूर जा चुकी थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक दफ़ा बात तो कर सकते हो ना, वो मान जाएंगे। मैंने उसे उकसाना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि बात की थी मैंने मम्मी पापा से, लेकिन वो मानते नहीं हैं। कहते हैं कि कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक मैं एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता। मोहित ने बताया था, तो ये सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गई। मोहित और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी की क्लास में पढ़ते थे। पहले हमारी जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती, और फिर देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। पता ही नहीं चला। हम दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ कम या ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और अब शादी का फैसला कर चुके थे। मोहित 24 साल का था, जबकि मैं 23 साल की थी, मगर मेरे और मोहित के स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मेरे पापा और भाइयों का अपना पर्सनल बिजनेस था, जबकि मोहित के पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे। वो बहुत मेहनत से मोहित को पढ़ा रहे थे ताकि वो पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। मोहित के अलावा उसकी 3 बहनें थीं जो मोहित से छोटी थीं, तभी उसके माँ बाप की इकलौती उम्मीद मोहित ही था। इसलिए वो फिलहाल ना तो उसकी शादी करना चाहते थे और कास्ट से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप को जब उनकी संतान कहती है कि उनकी शादी कर दी जाए, तो माँ बाप को कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी उनकी संतान का हक होता है। जो उन्हें सही वक्त पर ना मिले तो संतान बागी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप तब करते हैं जब उनकी संतान अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। उन्हें इस बात पर ही गुस्सा आ जाता है कि बच्चे अपनी पसंद से शादी क्यों करें। तभी वो अपने बच्चों को तरह तरह से रोककर उन पर अपनी मर्जी थोप देते हैं, ये जाने बिना कि उनके बच्चों का दिल फिर उनकी तरफ से खट्टा हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ये फैसला सही साबित भी होता है, लेकिन कुछ फैसला वो भी गलत कर डालते हैं, अपने बच्चों को किसी ऐसे के साथ शादी करके जो अपने बच्चों की कदर नहीं कर पाता। मोहित के माता पिता को भी यही लगता था कि मोहित की शादी कर दी तो वो हाथ से निकल जाएगा और आने वाली उन्हें उनसे छीनकर अलग कर देगी। बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं, शादी के फौरन बाद अलग हो जाती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं भी ऐसी नहीं थी कि मोहित को लेकर अलग हो जाती, बल्कि मैं तो मोहित के छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मोहित के माता पिता को ये परेशानी थी कि शायद मोहित शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल न जाए, और वो कुछ हद तक सही भी थे। मेरे मम्मी पापा नहीं मानते तो क्या तुम्हारे मान गए? मोहित ने पूछा। मैंने अभी तक बात ही नहीं की, सोचा था कि तुम जवाब दोगे तो मम्मी पापा से बात करूंगी, मैंने हल्की आवाज से बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम बात करना और देखना कि क्या कहते हैं वो लोग। मोहित ने कहा तो मैंने सिर हिला दिया। उसके बाद कुछ बातें करके हम लोग उठ गए। मोहित ने बिल पे किया और उसके बाद हम अपने अपने घर वापस आ गए। बाकी का दिन मैं यही सोचती रही कि बात करूं या ना करूं, कहीं मेरे मम्मी पापा भी इनकार न कर दे। मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि मैं उनकी लाडली बेटी हूं, मुझे कभी भी वो मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको मेरी खुशी हर चीज से बढ़कर अजीज है। इस बात को सोचते ही रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ गई, जो मुझे देखकर कुछ हैरान हुए। लेकिन मैंने बिना डरे और बिना झिझकते हुए उनसे मोहित के बारे में बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, जिस पर मेरे पापा ने मुझ पर गुस्सा किया और उन्होंने ये कहा कि वो मेरा रिश्ता कहीं तय कर चुके हैं और जल्दी ही मंगनी भी हो जाएगी, तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी खुशी किसी और में नहीं बल्कि मोहित में है, तो वो मुझसे मोहित के बारे में पूछने लगे कि वो कौन है,
कहाँ रहता है और क्या करता है, कितनी जायदाद का मालिक है। जिस पर मैंने हल्की आवाज में उन्हें बता दिया कि वो एक गरीब लड़का है और नौकरी की तलाश में है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में मुझसे कह गए कि वो एक गरीब लड़के से मेरी शादी नहीं करवा सकते जो मेरी सारी ख्वाहिशों को कभी पूरा न कर सके, और ये कि मैं उसे जितनी जल्दी भूल जाऊं उतना ही अच्छा है और मंगनी के लिए तैयार रहूं। और उन्होंने अपना फाइनल फैसला सुनाकर मुझे जाकर सोने के लिए कह दिया। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में चली आई और फिर कुछ सोचकर मोहित को फोन मिलाकर उसे मैंने सब कुछ बता दिया, जो भी मेरी बात मेरे पापा से हुई, जिसे सुनकर मोहित भी चुप रह गया। मैंने अपनी एंगेजमेंट का बताया तो वो तड़प उठा कि वो मेरी शादी किसी और से नहीं होने देगा क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ क्योंकि मैं भी मोहित के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक हम यूं ही सोच विचार करते रहे कि अपने घर वालों को कैसे मनाया जाए, लेकिन जब काफी देर तक हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने मोहित को सब कुछ समझा दिया कि हमें कैसे कैसे भागना है। टाइम वगैरह बात करके मैंने फोन बंद कर दिया। ये तो फिक्स था कि मैं मोहित के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। तभी मैं किसी भी अंजाम की फिक्र ना करके वो फैसला कर चुकी थी जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मैं अपने माता पिता की इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानकर उन्होंने मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा था। तभी मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गई थी और सिर्फ मैं ही नहीं, मोहित भी सब कुछ भूलकर मेरी बात मानने को तैयार हो गया, जिस पर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अगला दिन मैंने खुशी खुशी गुजारा था ताकि सबको लगे कि मैं नॉर्मल हूँ और अपने माता पिता की बात मानकर सब कुछ भूलकर एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गई हूँ। किसी को भी मुझ पर शक हो जाता तो कोई भी मुझे घर से भागने न देता। भागने देना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे कमरे से निकलने भी नहीं देता। मुझे नॉर्मल देखकर मेरे माता पिता भी मुतमईन हो चुके थे और पहले की तरह ही मुझसे मोहब्बत से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खाने के दौरान सबको मेरी मंगनी की बात बता दी थी ताकि तैयारी शुरू की जा सके। सभी एकदम खुश नजर आने लगे थे। सब लोग ऑफिस चले गए थे, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने प्लान के बारे में सोचती रही। कुछ पैसे और कुछ सोने के जेवर जो कि मेरे पास थे वो मैंने अपने कपड़े वाले बैग में रख लिए और बैग को अपनी अलमारी में छुपा दिया था ताकि कोई मेरे कमरे में आ भी जाए तो भी किसी को इस बारे में पता न चले। दिन छिपा और रात हो गई। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि मैं जागकर उन सब की गहरी नींद में सो जाने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे मैं चेहरे को दुपट्टे से लपेटकर और बैग लेकर बाहर निकली। मोहित का मैसेज आ चुका था कि वो घर के बाहर आ गया है। 5 मिनट में मैं वहां पहुंची और मोहित के साथ चली गई, ये सोचे बिना कि मेरे इस कदम से मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे और मैं जो अपने माता पिता की लाडली थी उससे वो नफरत करने लगेंगे। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी सिवाय अपनी मोहब्बत के, जिसको पाने का मुझे पूरा हक था। मैं अपने माता पिता को ही गलत समझ रही थी, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहा था। मोहित मुझे बाइक पर बिठाकर अपने एक दोस्त के घर ले गया था जहां पर शादी का सारा इंतजाम किया गया था, और फिर उसके दोस्तों की मौजूदगी में हम दोनों ने 7 फेरे ले लिए थे। शादी के बाद मोहित अपने दोस्तों से मिलकर मुझे दूसरे शहर ले आया था। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे थे। यहाँ उसने किराए पर मकान ले लिया था जहाँ हम दोनों रहने लगे थे। मैंने और मोहित ने अपनी मोहब्बत पाली थी और हमें ये लगा था कि जिंदगी अब आसानी से गुजरेगी, क्योंकि मोहब्बत हो तो किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। मगर धीरे धीरे मेरा ये ख्याल गलत साबित होने लगा, क्योंकि मोहब्बत के अलावा पैसों की भी ज़रूरत होती है जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती है। मोहित सारा दिन नौकरी की तलाश में बाहर रहता और मैं सारा दिन घर में कामकाज में बिजी रहती। मोहित के पास जो पैसे थे उसने घर का किराया दे दिया था, जबकि मेरे पास जो पैसे थे उससे घर का राशन और कुछ ज़रूरी सामान मंगवा लिया था ताकि हमें वहाँ रहने में आसानी हो। हमें यहाँ आए हुए 10 दिन गुजर चुके थे, मगर अभी तक मोहित को नौकरी नहीं मिली थी, तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसके कई दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी और आज तक उन्होंने किसी भी काम को मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया था।
मेरे सारे कामों के लिए घर में एक नौकरानी मौजूद थी जो मेरे सारे काम करती थी। मैंने अपने तो क्या, कभी भाइयों के भी काम नहीं किए थे और कभी उन्हें एक गिलास पानी कभी नहीं पिलाया था। लेकिन यहाँ सिर्फ न मुझे काम करने पड़ते थे बल्कि पति की खिदमत भी करनी पड़ती थी। मेरे पापा ने कहा था कि मोहित मुझे वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाएगा जिनकी मैं आदी थी, और इस बात की मुझे अब समझ आ रही थी। मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पानी सर पर से गुजर चुका था। धीरे धीरे मोहित का बिहेवियर भी बदलने लगा था और वो अब मजदूर जैसा व्यवहार रखने लगा था। मैं दिन रात अपने पति मोहित की खिदमत करती, लेकिन रात होते ही मोहित अब अपने कई दोस्तों को घर लाने लगा था, जिनके लिए मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता, क्योंकि मोहित का कहना था खाना खाए बिना जाने देना बुरा लगता है। अब रोज का यही हाल हो गया था। मैं न सिर्फ अपने पति की खिदमत करती बल्कि उसके दोस्तों के लिए बहुत सारा खाना भी बनाती। मोहित जो पैसे कमाता वो सब इसी में उड़ा देता। धीरे धीरे घर के खर्च चलाने के लिए मेरे जेवर भी बिक गए। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती जिसमें मुझे कभी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई थी और ना ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ा था। मुझे अब अपने पापा की बातें सही लग रही थी। उनका फैसला सही लग रहा था जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरी मोहित से मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती तो मैं बहुत ज्यादा रोने लगती। मुझे अपने घर वाले, माता पिता और भाई भी याद आने लगे थे, जिनसे मिले मुझे काफी टाइम गुजर चुका था और हमें यहाँ आए कई महीने हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे पति के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ही परेशान से बैठे हुए थे। मेरे पास अब कोई जेवर भी नहीं था कि उसे बेचकर हम मकान का किराया दे देते। मोहित ने कहा था कि मकान मालिक ने किराया जल्दी मांगा है। मेरे पति मोहित बहुत परेशान से होकर बैठे हुए थे। मैं भी उसके पास ही बैठी हुई थी। अचानक मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और ना ही कभी मेरे साथ काम में हाथ बटाया था। और आज वो कह रहे थे कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरतमंद थी और मैं इसी बात से हैरान थी कि आज मेरे पति को क्या हो गया है। मगर ऐसा क्यों? मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैंने परेशान होकर पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। मेरे पति मोहित ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा। मैंने सारी बातों को नजरअंदाज करके सिर हिला दिया। उस दिन से ही सब कुछ बदल गया। मुझे अपनी जिंदगी जन्नत लगी, क्योंकि मेरे पति मुझे जमीन पर पांव तक नहीं रखने देते। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कोई नौकरानी रख लेते जो वो घर के काम करती। तभी मोहित ने खुद ही घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वो अपने काम पर भी नहीं जाते थे। सुबह सवेरे उठते, नाश्ता बनाते, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाते और फिर घर के काम करते, जिसमें सफाई, बर्तन धोना, किचन साफ करना, गंदे कपड़े धोना, उनको सुखाना वगैरह शामिल था। उसके बाद दोपहर को खुद ही खाना बनाते और फिर शाम को खाना बनाने के साथ किचन वगैरह साफ करते और रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देते। मैंने कई बार उन्हें मना करना चाहा था, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि सख्ती से मना किया था कि जो वो कर रहा है उसे करने दो। वो रोज रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देता। ऐसा लगता जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। लेकिन मैं क्या करती? मोहित मेरी एक भी नहीं सुनता था। मैं रोज मोहित के हाथ से खाना खाकर सो जाती हूँ, मगर जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अजीब सी तकलीफ का एहसास होता। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा जिस्म दुख रहा हो। मैं इस बात को इग्नोर करने लगी, ये सोचकर कि पहले मैं चलती फिरती रहती थी, अब सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। लेकिन रोज रोज मेरे साथ यही सब होने लगा। मोहित रोज मुझे रात को खाना खिलाकर सुला देता, लेकिन जब अगली सुबह मैं जागती तो मेरा पूरा जिस्म बहुत बुरी तकलीफ में होता, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और ये सब तब से ही शुरू हुआ था जब से मोहित ने अपने हाथों से खुद मुझे रात को खाना खिलाना शुरू किया था। सोने के बाद क्या होता था मुझे दूसरे दिन याद नहीं रहता था। मुझ पर हर वक्त कमजोरी छाई रहती थी। ऐसी कमजोरी पहले भी होती थी, लेकिन अब ये कमजोरी और तकलीफ बढ़ने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने देखा था कि मोहित मुतमईन रहने लगा था।
घर का किराया देने की भी कोई फिक्र नहीं थी और घर का राशन वगैरह कहाँ से आ रहा था ये भी मैं नहीं जानती थी। अपने पति की बदलती हालत देखकर मुझे कुछ शक होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन क्या, यही बात तो मुझे जाननी थी उसके बारे में। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे, जैसे मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा होता हो और इस सब में मोहित का हाथ है। लेकिन अभी सिर्फ मुझे मोहित पर शक था, लेकिन सोच सोच कर ही मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था कि मोहित मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। उसकी बदलती हालत मेरी आंखों के सामने थी, फिर कैसे न उस पर शक करती। वो मुझसे अपनी खिदमतें करवाता था और अब खुद मेरी खिदमत कर रहा था, और वो भी माथे पर बिना एक शिकन लाए, तो फिर मैं बिना शक किए कैसे रह पाती। ऐसे ही करते करते 20 दिन गुजर गए थे और इन 20 दिनों में मैं बेहद कमजोर होने के साथ साथ परेशान भी हो चुकी थी। अब मुझे पता लगाना था कि मेरा शक सही है या गलत। एक दिन प्लान के मुताबिक मैं खाना अपने कमरे में ले गई कि मैं आज खुद खाऊंगी। मेरे पति बर्तन धोने लगे, जबकि मैंने कमरे में आकर वो सारा खाना पॉलिथीन में डालकर वो पॉलिथीन खिड़की से बाहर फेंक दी और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। अभी मुझे आंखें बंद करे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे कमरे के बाहर एक आदमी और एक औरत के बोलने की आवाज आ रही थी, जिसमें मेरे पति मोहित की आवाज भी शामिल थी। वो क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक आदमी और एक औरत की आवाज सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मोहित मेरे बदले उनसे पैसे ले रहा है। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि मोहित ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मैं उसकी इज्जत थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था और दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। मोहित के लिए मैंने अपना घर, अपने माँ बाप और ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ दी, और वही मोहित मेरी इज्जत बेचकर पैसे कमा रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर भागती, तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो तीनों लोग अंदर आ गए। मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करके वैसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करके लेटी रही। मोहित अब उस आदमी से मेरी सेहत के बारे में बातें कर रहा था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। वो आदमी उसे कुछ बता रहा था कि ठीक होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि अभी बॉडी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। डॉक्टर का जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन तभी किसी ने मेरी कलाई कोहनी के करीब से मेरा हाथ मसलने लगी। वो शायद वही औरत थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करके वहीं पड़ी रही। तभी मुझे कोहनी के ऊपरी तरफ भी कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। इसके बाद जहां पर सुई चुभोई गई थी वहां टेप लगाया गया और फिर कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। मैंने सुई की चुभन पर किस मुश्किल से दर्द बर्दाश्त किया था, मैं या फिर मेरा भगवान ही जानता था। मेरा डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था कि न जाने ये लोग मेरे साथ अब क्या करने वाले हैं। कुछ देर के बाद एक बार फिर मुझे सुई चुभी और काफी देर तक अंदर ही रही। या तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया था या फिर मेरा खून निकाला गया था। मोहित डॉक्टर से लगातार हल्की आवाज में कुछ पूछ रहा था। मैंने पलकों की झिरी से देखा तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसने खूबसूरत से कपड़े पहनकर दुपट्टे को अच्छे से ओढ़कर रखा था। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, तभी उसने मुझे आंखें खोलते हुए नहीं देखा। मेरे पास लोहे का एक स्टैंड रखा गया था, वैसा ही जिस पर ड्रिप वगैरह लटकाई जाती है। मैंने कदमों की आहट को अपने पास महसूस किया तो तेजी से आंखें मचली। वो मोहित था जो मेरे पास आकर बैठा था और फिर मेरा सर सहलाने लगा था। कुछ देर के बाद मेरे पास से उठ गया और फिर वो उस औरत और आदमी के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई कि मेरे बाजू पर कैनुला लगा हुआ था। एक तरफ कुछ दवाइयां पड़ी थीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खटपट की आवाज पर एक बार फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। मोहित मेरे करीब आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम पहले जैसी हो जाओगी। इतना कहकर वो उठा और फिर कमरे को बाहर से लॉक करके बाहर चला गया। मैं तेजी से उठी, कैनुला निकाला और फिर खड़ी हो गई, लेकिन मेरा सर बहुत बुरे तरीके से चकराया और नाक से खून निकलने लगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए नाक से बहता खून साफ किया और दूसरी चाबी लेकर लॉक खोलकर बाहर निकल गई। घर के बाहर आई तो मोहित मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। तभी मैं एक रिक्शे को रोककर उसका पीछा करने लगी। मुझे बहुत कमजोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी।
लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी रही। कुछ ही देर में वो एक सर्कस के बाहर रुक गया और गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया। मैं भी किराया देकर उसके पीछे गई, जहां पर कई लोग बैठे शायद सर्कस देखने ही आए थे। मेरे पास टिकट नहीं थे। तभी मैं रोहित के पीछे गई, जहां वो एक कमरे में गया था। मैं छिपकर उसका इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो एक जोकर के गेटअप में था। उसने हाथ में कई बॉल्स पकड़ रखी थी, जिन्हें वो ऊपर नीचे उछाल रहा था, लेकिन किसी माहिर जोकर की तरह नहीं कर पा रहा था। शायद वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पूरे तरीके से सीख नहीं पाया था। उसने मुझे नहीं देखा और फिर अंदर की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे हो गई और दूर से उसे देखने लगी। वो स्टेज पर खड़ा होकर अलग अलग तरीके से करतब दिखा रहा था। कई बार 4-5 गेंद को एक साथ ऊपर उछालकर उन्हें कैच करते हुए, कभी एक पहिए वाली साइकिल पर चलते हुए, मगर वो एक भी करतब ठीक से नहीं कर पाया था। गेंदें बार बार नीचे गिर जाती और एक बार वो साइकिल से भी नीचे गिरा था। लोग उसके नाकाम करतब को देखकर उसे बातें सुना रहे थे, उस पर तरह तरह की चीजें फेंक रहे थे और अपनी नापसंद का इजहार कर रहे थे, जिस पर जल्द ही उसे स्टेज से वापस बुला लिया गया। मैं ये सब देखकर न सिर्फ हैरान परेशान थी, बल्कि रो भी रही थी, क्योंकि इस बात का एहसास तो मुझे भी हो गया था। वो ये सब पैसे कमाने के लिए कर रहा था। मैं बाहर जाकर छिप गई, मगर उसका मालिक उसे बहुत बुरे तरीके से डांट रहा था कि वो उसे काम से न निकाले, भले ही पैसे कम कर दे। मैं बेआवाज रोती हुई मोहित को देख रही थी, जो पैसों के खातिर सर झुकाए इतनी बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त कर रहा था। उसके मालिक ने उसे डांट कर निकाल दिया तो वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तब मैं दीवार की तरफ से बाहर निकली। जब मैंने मोहित को पुकारा तो वो एक झटके में पलटा और मैंने उससे एकदम कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम यहाँ क्यों हो? पैसों के लिए क्या काम कर रहे हो? मैंने रोते हुए पूछा तो वो सर झुकाए बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चला गया और कुछ देर के बाद अपने पहले वाले नॉर्मल हुलिये में वापस आया। मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाइक पर बिठाकर घर लेकर आया और बोला कि मैं मजबूर हो गया था। मोहित ने मुझे कमरे में लाकर मेरे हाथ में ड्रिप वापस लगाकर मुझे लेटाकर कहा। मैंने कहा, कैसी मजबूरी और ये सब क्या है? मैंने हैरत से ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे घर से भागने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूंगा या नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा और नाकाम रह गया। कई दोस्त बने, उनकी दावतें की ताकि सिफारिश के जरिए कहीं कोई अच्छा काम मिल सके, मगर उसमें भी नाकाम रहा। और फिर मजदूरी की, मगर पैसे कम थे। उस पर तुम्हारी बीमारी। मोहित ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ दी, जबकि मैं बीमारी की बात सुनकर न सिर्फ हैरान हुई बल्कि चौंक भी उठी। मैंने हैरत से पूछा, कैसी बीमारी? तो उसने बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। और इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब हम गायनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुए तो ये बीमारी सामने आई। इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती थी। अभी ये बीमारी ज्यादा फैली नहीं है, बस तुम्हारा थोड़ा सा खून डैमेज हुआ था, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज पर ही था। मुझे पता था कि अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा, तभी तुम्हारा चोरी छुपे इलाज करवाने लगा। तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला देता और तुम बेहोश हो जाती। डॉक्टर ने 4 बार तुम्हारे ब्लड की सफाई की, जिसका सारा सामान मैं अस्पताल से घर लेकर आया था। तभी तुम्हारी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। ये इलाज 6 महीने चलेगा। दिन में घर के काम से फ्री होकर, दिन में मजदूरी और रात को सर्कस में काम करके तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमा रहा था, मगर तुम्हें सब पता चल गया। वो चुप हुआ तो मैं रोते हुए उसके गले जा लगी। अपनी जान से प्यारे पति के बारे में मैं कितनी बेकार सोच रख रही थी। मैंने उससे माफी मांगी। अपनी बीमारी से ज्यादा मुझे उसके हालात पर दुख हो रहा था। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गम में गुजारी। अगले दिन मोहित मुझे बिना बताए हुए वापस ले आया और मुझे मेरे घर छोड़ दिया, जिस पर मैं राजी नहीं थी, लेकिन उसका कहना था अगर मैं उसके पास रही तो मर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा इलाज करवाने में नाकाम हो रहा है। मेरे पापा और मेरे भाई मुझे देखकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें मेरी बीमारी का पता लगा तो वो नरम पड़ गए और मेरा इलाज करवाने लगे। 6 महीने मैंने अपने मायके में गुजारे और फिर 7वें महीने में अपने घर वालों की मर्जी से मोहित के पास आ गई। मुझे मोहित से ज्यादा अच्छा हमसफर कहीं नहीं मिल सकता था। मोहित के घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया।
उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरी और मोहित की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा ने मोहित को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, जिससे हमारी जिंदगी बहुत सुकून से और अच्छे से गुजरने लगी। कभी कभी माता पिता के फैसले संतान की बेहतरी के लिए ही होते हैं, लेकिन संतान अपनी जवानी के जोश में खुद को सही और अपने माँ बाप को गलत समझती है, जैसे मैंने किया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि भगवान ने मुझे मोहित जैसे इंसान को दिया था, जिसके साथ मैं आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम शालिनी है। मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान में पैदा हुई। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारा घर बहुत छोटा था, यूं कहीं ये 2 फ्लोर पर बना हुआ था। एक फ्लोर पर दादा दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा और उनके साथ मेरी 2 बुआ भी रहती थीं, और नीचे वाले फ्लोर पर मेरे बड़े चाचा की फैमिली और छोटे चाचा की फैमिली रहती थी। हम सब की फैमिली भी बहुत बड़ी थी, सबके बहुत ज़्यादा बच्चे थे। इस हिसाब से हमारा घर बहुत छोटा था। सबके आने जाने का समय भी अलग अलग था। सब अपने समय के हिसाब से आते जाते थे। हर समय घर में शोर रहता था, और सबसे ज़्यादा शोर तो मंजली चाची करती थी। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे, हर समय चाची को परेशान करते रहते थे। मैं तो चाची पर बहुत प्राउड फील करती थी कि वो कैसे अपने नकचढ़े पति और शरारती बच्चों को संभाल रही हैं। मैं तो थोड़े समय में ही इन सब से परेशान हो जाती। चाची न सिर्फ अपने परिवार को संभालती, बल्कि उसके साथ साथ बड़ी माँ की कैंची जैसी ज़बान से भी परेशान रहती थी। असल में बात ये थी कि बड़ी माँ और मंजली चाची आपस में कजिन्स थीं, और उनकी माँ की भी आपस में कभी नहीं बनी थी। यही वजह थी कि उन दोनों की भी कभी नहीं बनी, और ये बात ख़ानदान में सबको पता थी। दोनों के मिजाज भी बहुत गर्म थे, इसीलिए कोई हार मानने को तैयार ही नहीं होता था। किसी न किसी बात पर दोनों में रोज़ झगड़ा होना ही था, और जिस दिन दोनों में झगड़ा होता उस दिन दोनों के पति को भूखा ही सोना पड़ता था। मेरी चाची का बड़ा बेटा समीर मेरी ही उम्र का था और बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन वो शरारती के साथ साथ जिम्मेदार भी था। उसके और भाई बहन छोटे थे, इस वजह से हम दोनों बचपन से ही साथ रहे, साथ में खेले कूदे। हमारा बचपन साथ में ही गुजरा। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो जितना शरारती था, मैं उतनी ही बेवकूफ़, सीधी साधी और मासूम, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। स्कूल में भी हम लंच साथ ही करते थे। अगर कोई मुझे परेशान करता तो वो उसको बहुत मारता। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। एग्ज़ाम में भी वो मेरी मदद करता। वो मुझसे एक क्लास आगे था, क्योंकि मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने देर से कराया था। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी, उसका नाम गीता था। वो समीर की भी दोस्त थी। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पूरे स्कूल में मशहूर थे। गीता हमारे घर के पास ही रहती थी। हमारी दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता था। जब हमारा स्कूल कंप्लीट हुआ तो हम कुछ समय के लिए फ्री थे। समीर हमसे 1 साल आगे था, इसलिए वो कॉलेज के पहले साल में था। मेरा और गीता का इरादा भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने का था, लेकिन एडमिशन में अभी कुछ समय था। तब तक के लिए हमने अपने घर के पास में ही एक सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया। हम सुबह में सेंटर जाते और दोपहर तक वापस आ जाते। घर के हालात वैसे ही थे। बड़ी माँ की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती थीं, और ख़ासकर चाची से उनके झगड़े तो पूरा मोहल्ला ही सुनता था। हालांकि कज़िन होने के नाते दोनों को आपस में बहनों की तरह प्यार से रहना चाहिए था, मगर उनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती थी। समीर भी अपनी माँ को समझा समझा कर थक चुका था। चाची के बच्चों में समीर ही सबसे ज़्यादा समझदार था। उसकी वजह ये थी कि उसकी परवरिश बुआ ने की थी। वो बचपन से ही बुआ का लाडला था। इस बात पर मैं अपनी बुआ से नाराज़ होती और कहती, आप समीर से ज़्यादा प्यार करती हो। वो हंस के कहती, तुम दोनों ही मेरी जान हो और मुझे बहुत प्यारे हो। खैर, बचपन तो अच्छी यादों के साथ गुजर गया, लेकिन असल मुश्किलों का सामना तो बड़े होने के बाद करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि मेरे पास जीने के लिए 2 ही रास्ते थे, एक सही और एक गलत,
और उस समय मैंने अपनी जिद और घर वालों की लापरवाही की वजह से गलत रास्ता चुना। मैं उस समय ये नहीं समझी कि आज जो रास्ता मैं दुनिया की चमक को देखकर चल रही हूँ वो मुझे बर्बाद कर देगा, जहाँ पर कदम कदम पर मेरा अस्तित्व छलनी होगा। मगर मैंने अपनी जिद में वो सब कुछ किया। मैं शुरू से ही नाजुक मिजाज की थी, किसी की ज़रा सी बात को अपने दिल से लगा लेती थी और घंटों उस बात को सोचकर रोती रहती। घर पर भी अगर मुझे कोई कुछ कह देता तो मैं सबसे नाराज़ होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती। और मुझे समीर ही मनाता था। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था, मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब समय में वो मेरे साथ नहीं था। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ना जाने कहाँ चला गया था। खैर, हम दोनों ने अपना सिलाई का कोर्स पूरा किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब हम तीनों साथ जाने लगे। समीर ने पहले दिन हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। कॉलेज का पहला साल आकर कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। हमारी कॉलेज की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। बोर्ड के पेपर सर पर आए तो हमने पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हमारी छवि कॉलेज में बहुत अच्छी थी। हम अपने टीचर के हमेशा से पसंदीदा रहे। हमारी दोस्ती से बहुत लोग जलते थे और बहुत लोग हमारी दोस्ती की मिसाल भी दिया करते थे। समीर यूनिवर्सिटी में चला गया था। हमारा भी कॉलेज में आखिरी साल था। अगले साल से हमारा भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना था। मैंने और गीता ने बहुत कुछ सोच रखा था। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल ही गीता चली गई थी। उसके पिता का तबादला हो गया था। अब मैं और समीर ही रह गए थे। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया और मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी। अचानक से मेरे घर वालों ने मेरी शादी का फैसला कर दिया। इससे मैं बहुत हैरान थी। खैर, मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैं महसूस कर रही थी कि समीर बहुत उदास रहने लगा था। मेरी शादी से कुछ दिन पहले वो चला गया था। उसने ना जाने कब अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और किसी को खबर भी नहीं हुई और वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चला गया। उसके इस अचानक से लिए फैसले ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, फिर मेरी शादी हो गई और मैं नए घर में एक नए लोगों में आ गई। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा सब लोग बदलने लगे। उन्हीं दिनों में हमारे घर में एक भिखारन आने लगी। मैं भी उसे रोज़ खाना देती थी, जिसके बाद वो मेरे पेट पर हाथ फेरती और पहले मुझे लगा कि वो मुझे संतान की दुआ देती है, लेकिन वो मेरे पेट पर कुछ लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे पेट पर हल्का सा दर्द भी होता था। मैं उसके जाने के बाद पेट से कुर्ता हटाकर देखती तो वहाँ की खाल सुर्ख होती। ये सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा मेरे पति का रवैया भी बदलने लगा। मैं इससे बहुत परेशान रहने लगी। वो मुझसे बात भी नहीं करता था। कब वो मुझसे इतनी दूर चला गया पता ही नहीं चला। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। कई दिन इसी सोच में बीत गए। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई। वो मेरी हालत देखकर मुझसे बोली, क्या हुआ, तुमने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है? मैंने उन्हें अपने पति में बर्ताव के बारे में बताया। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने पति से इस बारे में बात करके रहूंगी, लेकिन इससे पहले मैं कोई बात करती वो हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा पति बहुत गुस्से में घर आया। आते के साथ ही उसने मुझे बुलाया। मैं तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर ही डर गई। मैं किचन से भागकर कमरे में आई। वो बहुत गुस्से में था। मुझे देखते ही बोला, मेरे पीछे तुम किसके साथ मुकाला करती फिर रही हो? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो मेरे बालों को पकड़कर बोला, इतनी सीधी मत बनो। तुम मेरे पीछे जो भी कांड करती हो वो सब कुछ मुझे पता है, और जो भिखारन के भेष में तुम्हारे घर में आशिक आते हैं मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या सोचती हो तुम मेरे पीठ पीछे गुल खिलाती रहोगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ समझी जितना तुम मुझे समझती हो। धोखेबाज औरत। और भी न जाने उसने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए और मैं चुप करके उसके इल्ज़ाम सुनती रही। जब वो चिल्ला चिल्लाकर थक गया तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी और घर से बाहर निकाल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। वो क्यों मेरी परवाह करता जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा था, और क्यों वो मेरे बारे में सोचता?
मैं रोते हुए अपने घर पहुंची। आधी रात में दरवाजे पर इस हालत में मुझे देखकर सब लोग परेशान हो गए। माँ जल्दी से मुझे कमरे में लेकर गई। मैं पूरी रात चुपचाप रोती रही, किसी के सवालों के जवाब नहीं दिए। सुबह में मेरी आंख लगी। फिर जब मैं उठी तो माँ और चाची मेरे पास बैठी थीं। मैंने माँ को डिवोर्स का बताया और साथ में वजह भी बताई। माँ मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और मंदिर में जाकर पुजारी से मेरे लिए पूजा करवाई। पुजारी जी ने एक धागा दिया और कहा कि इसे बेटी के पेट पर बांध देना। अभी वो धागा बांध ही रही थी कि वो बोली कि ये तेरे पेट पर क्या है। मैंने जब अपने पेट पर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पेट पर 3 मर्दों के नाम लिखे थे और वो साफ दिख रहे थे। मैं हैरत से उसे देखने लगी। माँ भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान और परेशान थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये क्या है। वो बोली, बेटा सब्र कर, मैं तेरी चाची को बुलाती हूँ। चाची आई तो माँ ने उन्हें मेरे पेट के निशान दिखाए, जिसे देखकर वो भी चौंक गईं और बोली, ये सब कैसे हुआ है? ये तो जलने के निशान हैं। मैंने कहा, ये तो किसी मर्द के नाम लिखे हुए हैं। वो बोली, नहीं, गौर से देखो, ये जलने के निशान हैं। किसी ने अपने जले हुए हाथ को तुम्हारे पेट पर रखा है। चाची की बात पर मुझे वो भिखारन याद आ गई जो रोज मेरे पेट पर हाथ फेरती थी। मैंने माँ को उसके बारे में बताया तो माँ ने कहा, तुम कल मेरे साथ उसी गली में चलना और मुझे बताना कौन सी भिखारन है। मैं बोली, ठीक है। अगले दिन हम उसी गली में गए। मैं चादर ओढ़ कर गई ताकि मुझे कोई भी पहचान न सके। हमने बहुत इंतजार किया लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। मैं सारी रात रोती रही। फिर अगले दिन हम दोबारा उसी गली में गए लेकिन हमें वहां कोई भी नहीं मिला। लाख कोशिशें करने के बाद भी हमें वो भिखारन नहीं मिली। अब तो माँ भी मुझ पर शक करने लगी। उन्हें लग रहा था कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। तभी वो मुझसे सवाल पे सवाल करती रहती लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। घर वाले भी अब मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ और मैंने अपने पति को धोखा दिया है। सब मुझे शक की निगाहों से देखते थे। कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं टूटने लगी थी। समीर भी यहाँ नहीं था और मेरा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं था। लेकिन अगर वो यहाँ होता तो मेरा भरोसा ज़रूर करता। पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ होती तो तब भी मेरा ही भरोसा करता। सबकी बात छोड़कर वो मेरी ही बात मानता। मगर यहाँ तो अपने घर वालों को ही भरोसा नहीं रहा था। जिन भाइयों की मैं लाडली थी वो अब मुझे देखते भी नहीं थे। मैं सबके लिए अजनबी हो गई थी। किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए और सब घर वालों और मेरे बीच इतने फासले हो गए थे। क्या कोई अपना ऐसा करता है जिसको अपने हाथों से पाला हो, खुद उसकी परवरिश की हो? उस पे भरोसा करना क्या इतना मुश्किल होता है? जब हमें हमारे अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी क्यों सब हमसे मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों वो खुद को हमसे इतना दूर कर देते हैं कि चाहकर भी हम उनसे कुछ नहीं कह सकते? कभी कभी ज़िंदगी इतना क्यों थका देती है? क्यों हमारे इतने इम्तिहान लेती है कि अपना अस्तित्व बुरा लगने लगता है? मैं भी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां मैं सब कुछ खो चुकी थी। अपनों का प्यार, उनका भरोसा, उनका साथ, सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मेरी एक आह पर तड़प उठने वाले आज मुझसे मुंह मोड़ गए थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या सब मुझसे झूठा प्यार करते थे? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी, इसीलिए सब मुझसे इतनी जल्दी बेगाने हो गए थे। कभी कभी इतनी घुटन महसूस होती कि मेरा दिल करता मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊं। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ? मेरे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं था। घर वालों की नाराज़गी और ऊपर से बड़ी माँ के तानों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर आने जाने वाले मेहमान को खासकर अपने पास बैठाकर मेरी बातें करती और दिखावे की हमदर्दी जताती। खानदान में हर जगह मेरी ही बातें होती थी। शादियों में भी रिश्तेदार मेरी ही बातें करते थे। मैंने इन सब से तंग आकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। मैं वहीं खाना खाती थी और बिना काम के कमरे से नहीं निकलती थी। मेरी जिंदगी वहीं बंद होकर रह गई थी। घर वाले भी मुझे अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे और अगर वो कहीं जाते थे तो मुझे घर पर ही छोड़कर जाते थे। चाची जो मुझ पर जान वारती थी अब अपने बच्चों को मुझसे दूर रखने लगी थी। सबने मुझे अछूत समझ लिया था। एक दिन तो हद हो गई। मैं किसी काम से कमरे से बाहर गई तो मैंने सुना
मेरी चाची और मेरी माँ किचन में हल्के हल्के बातें कर रही हैं। वो कह रही थी कि शालिनी के बर्तन भी अलग कर दो। मैं ये सुनकर बहुत बुरी तरह रो पड़ी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं पूरी रात रोते रहने के बाद अगली सुबह में एक नई सोच के साथ उठी। मैंने भी सोच लिया था, जब ये लोग मेरी परवाह नहीं करते तो मैं भी इनकी परवाह नहीं करूंगी। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अब हर वो काम करने का सोच लिया था जो इन लोगों को दुख दे, क्योंकि ये लोग जो मेरे चरित्र पर उंगली उठाते थे, अब मैं इन लोगों को इसका मतलब बताऊंगी। मेरे अंदर गलत ख्यालात जन्म ले रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सबके सामने खुद को जाहिर कर दूं। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, लेकिन इस सब का नतीजा ये हुआ कि मैंने शोबिस की दुनिया में कदम रख लिया था। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे खानदान पर बम गिरा दिया था। मेरे घर वाले पहले ही मुझसे वास्ता नहीं रखते थे, अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मगर मुझे अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे साथ यही सब होगा। मैं उस समय भी यही सोच रही थी कि अगर उन्हें मेरा ख्याल होगा तो मुझे ज़रूर रोकेंगे, और उनके रोकने से मैं रुक जाती, उनका कहना मान लेती, क्योंकि अभी मैं इतना आगे नहीं गई थी कि मेरे पास वापसी का रास्ता न हो। मगर मेरे इन गलत रास्ते पर बढ़ते कदमों को किसी ने नहीं रोका था, और ना ही किसी को मेरा ख्याल आया। पहली बार मैंने शोबिस की दुनिया में जाने का तब सोचा था जब मैं खुद को बदलने के लिए पार्लर में गई। उस समय वहाँ एक मॉडलिंग एजेंसी की ओनर भी थी। मेरी उससे बात हुई। उसने मुझे बताया कि हमारी कंपनी नई मॉडल्स ढूंढ रही है, क्या तुम हमारी मॉडल बनोगी? मैंने कुछ देर सोचकर कहा कि नहीं। उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो मुझे अपना कार्ड देकर बोली, जब तुम्हारा इरादा बदल जाए हमारे ऑफिस आ जाना। उस दिन कार्ड रखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था, मगर उस दिन जब मैं घर पहुंची तो सबने मेरे मेकअप वाले चेहरे और कटे हुए बाल देखकर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं एक आवारा लड़की थी और बहुत बेशर्म थी, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी खुद को संवारने में लगी थी। मैं उस दिन उनसे पूछना चाहती थी कि क्या इतना सब किया है मैंने, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल रही है, मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं था, और जो सुनता था वो तो बहुत दूर था। उस समय मुझे समीर की बहुत याद आई। अगर वो होता तो सबके सामने मेरे साथ खड़ा हो जाता, मुझे मान देता, मेरा भरोसा करता, मगर वो तो यहाँ पर था ही नहीं। उसे तो शायद कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उस दिन अपने आप को गौर से देखा। उस औरत का कहना था कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा सकती हूँ। मेरा चेहरा खूबसूरत है। मैं पूरी रात सोचती रही। अगली सुबह मैं चुपके से उसके ऑफिस चली गई। उन्होंने मेरा मेकओवर किया और मुझे पूरा बदल दिया और मेरे कुछ फ़ोटो लिए। और जब मैं घर आ रही थी तो शूट के एडवांस पैसे मेरे पर्स में थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, और मेरे इस कदम का नतीजा ये निकला कि मेरे घर वालों ने मुझे रोकने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया, जिससे मैं इस दलदल में फंसती चली गई। मैं अब एक फ्लैट में रह रही थी। मेरे घर वालों ने सारे रिश्ते मुझसे ख़त्म कर दिए थे। अब मैं एक अच्छी मॉडल बन गई थी। लोगों को मेरे चेहरे से ज़्यादा मेरी आंखें पसंद आती थीं, जिसमें उदासी थी। यही वजह थी कि मेरे चाहने वाले बढ़ते जा रहे थे। अब मैं फ्लैट से निकलकर बंगले में रहने लगी थी। वैसे मेरे पास सब कुछ था, बस घर वालों का साथ नहीं था। एक दिन अचानक गीता का फ़ोन आया। वो बोली, यार ये तू किस रास्ते पर चल रही है? तू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उस समीर ने भी तुझे नहीं रोका? मैंने गहरी सांस ली और उसे सारी बात बताई। वो बोली, देखो तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, मगर बदले में तुमने भी अपने लिए गलत राह ही चुन ली, और तुम अगर समीर को नहीं ठुकराती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे कब ठुकराया? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो बोली, यही तो गलती की है तुमने। तुम उसे अपना दोस्त मानती रहीं और वो तुम्हें दोस्त से ज़्यादा समझता था। तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी शादी का सुन के चला क्यों गया? इसीलिए क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता था। तुम कभी नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी है। उसे तो तुम्हारे अब के हालात के बारे में भी नहीं पता। जानती हो, तुम्हारी चाची उसकी मोहब्बत के बारे में अच्छे से जानती थीं, मगर वो नहीं चाहती थीं कि समीर की शादी तुमसे हो। वो उसकी शादी अमीर लड़की से कराना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी माँ से कहकर तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी। मैं ये सब तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी,
मगर जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हारे लिए गलत है। बेहतर होगा तुम अपने कदम वापस ले लो। उस दिन सारा दिन मैं गीता की बातों को सोचती रही। क्या सच में समीर मुझसे प्यार करता था? अगर करता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? और उसने मुझे इतनी आसानी से क्यों किसी और का होने दिया? उसने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? उसने अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए? वो रात फैसले की रात थी। वो मेरी कितनी फिक्र करता था और मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई। वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक था। मुझे आज भी याद है यूनिवर्सिटी की कितनी लड़कियां उस पर मरती थीं, मगर वो किसी को देखता भी नहीं था। वो हमसे सीनियर था लेकिन हमारे साथ ही रहता था। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करता था। गीता के जाने के बाद भी वो मेरे साथ ही रहता था। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और जब छोड़ा तो ऐसे गया कि पलटकर वापस ही नहीं आया। मैं जानती थी कि मैं ही उसे वापस बुला सकती हूँ, इसीलिए मैंने गीता से उसका नंबर लिया और मैंने उसे कॉल की। कॉल की घंटी जा रही थी और हर बेल पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया और हेलो की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, समीर। मेरा इतना कहते ही उसने, शालिनी ये तुम हो? उसके लहजे में खुशी और हैरानगी दोनों थीं। इतने टाइम बाद मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैंने उससे कहा कि हाँ मैं ही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? कुछ तो मेरे बारे में सोचा होता। एक बार तो अपने दिल की बात मुझे बताई होती। मैंने घंटों उससे शिकायत की, फिर मैंने उसे सारी बात बताई और अपना शोबिज़ में आना भी, जिस पर वो मुझसे नाराज़ हुआ। लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने अब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ये सब मैंने ज़िद में किया था। घर वालों ने मुझे इतना पराया कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हम रोज़ाना ही बात करते थे। खैर, मैंने शोबिज़ की दुनिया को छोड़ दिया था और उससे मिली सारी दौलत, पैसों को भी मैंने दान कर दिया था। अब मैं किराए के घर में रह रही थी और एक सेंटर में सिलाई का काम कर रही थी। सालों पहले शौक में सीखी हुई सिलाई आज मेरे काम आ रही थी। कुछ दिन बाद समीर भी वापस आ गया और गीता भी यहीं शिफ्ट हो गई। लेकिन मैं अब भी उस भिखारन के बारे में सोचती थी। आखिरकार एक दिन वो मुझे मिल ही गई और तब मुझे पता चला वो औरत नहीं मर्द है। वो भेष बदल बदल के लोगों के घरों को बर्बाद करता है। उसे मेरी बड़ी माँ ने ही भेजा था। वो असल में हमारे घर के पास ही एक बाबा का चेला था। बड़ी माँ ने उसे पैसे दिए थे इस काम के। खैर, अब मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई थी। समीर ने सब घर वालों के सामने मुझसे शादी करने की बात की, जिस पर कोई राज़ी नहीं हुआ। लेकिन समीर ने सबको मना लिया। बेदिली से ही सही, सब हमारी शादी में शामिल हो गए। शादी के बाद वो मेरे साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उसकी जॉब भी वहीं पर थी। मैंने भी सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।